आज मैं आपको एक्सेल में जीएसटी का इनवॉइस कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें एक्सेल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से फंक्शन एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले जो टॉप में कंपनी आती है वो कंपनी होती है जो माल को सेल करती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा है एमसीए कंप्यूटर अकेडमी। कंपनी का नाम उसकी नेचर से होता है कि जो कंपनी माल बेच रही है उसका नाम हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सेकंड, कंपनी का एड्रेस आ जाता है कि यहाँ पे कंपनी लोकेटेड है। अगर वो लुधियाना में लोकेटेड है तो उसका एड्रेस आ जाएगा, अगर वो किसी और शहर में लोकेटेड है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद कंपनी की स्टेट और उसका पिन कोड आ जाता है। इसके बाद हम जीएसटी नंबर डालते हैं। अब पंजाब का जीएसटी 03 से शुरू होता है, किसी और स्टेट का जीएसटी किसी और नंबर से शुरू हो सकता है। उसके बाद हमने कंपनी का ईमेल आईडी डालना होता है। कंपनी का रजिस्टर ईमेल आईडी जो जीएसटी के अंदर हमने डिफाइन किया होता है वो वाले आईडी को हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंपनी के ऑनर्स या जो भी हमने रिप्रेजेंटेटिव रखा होता है उसका हम लोग मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास उसके बाद इनवॉइस नंबर है। ये सारा कंटेंट हमने सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद ड्यू डेट है कि बिल की डेट्स क्या है, रेफरेंस नंबर है या ई वे बिल नंबर है या कौन सी ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ करनी है, और मोड ऑफ पेमेंट हमारा क्या है। देन हमारे पास डेट होता है, डेस्टिनेशन होती है कहाँ पे ये माल जाना है। कोई ऑर्डर का नंबर है तो उसके बारे में बताया जाता है। कोई व्हीकल का नंबर है जिससे मान लो माल कहीं पे ट्रांसपोर्ट होना है उसके बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग मोड्स होते हैं, जैसे हम पेमेंट कोई कैश में करते हैं या चेक से करते हैं या उधार में रखते हैं, वो हमें मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे शो करनी होती है। देखो मैं आपको फिर भी डिफाइन द्वारा करता हूँ। जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे वो कंपनी आती है जो माल को सेल करती है। नीचे वो कंपनी आती है जो माल को परचेज करती है। परचेज कंपनी का भी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालते हैं। वो कंपनी कहाँ पे है, कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी किस सिटी को बिलोंग करती है, किस स्टेट को बिलोंग करती है, और उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। देन हम उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन हमारा टेक्स्ट मोड में है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन एप्लीकेबल में नहीं किया, इसलिए मैंने आपको एक्सेल के बारे में फंक्शंस का कुछ नहीं भी डिफाइन किया। अब मेरे पास सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमारे पास आता है काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए देखो मैं आपको यहाँ पे पहले इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ मैं फिल करूंगा 1 देन 2। हम यहाँ पे क्लिक करके उसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद वो कंपनी अपने आप, वो काउंटिंग अपने आप ही नीचे आ जाएगी। यहाँ हमने उस आइटम की डिस्क्रिप्शन डालनी है कि वो आइटम का नाम क्या है। जैसे हम कोई लेडी सूट के बारे में का बिल बना रहे तो उसके लेडी सूट का नाम लिख देंगे यहाँ पे। या अलग अलग आइटम्स का 8 नंबर होता है, या कुछ आइटम को ऐसे होता है कि देखो अलग अलग यूनिट में डिफाइन किया जाता है। जैसे मेरे पास यूनिट की डिफाइन यहाँ पे आई हुई है। कुछ आइटम को हम केजी में डिफाइन करते हैं, कुछ आइटम को हम बॉक्स में डिफाइन करते हैं, कुछ को कार्टून में डिफाइन करते हैं, कुछ को लीटर्स में करते हैं, कुछ को मीटर्स में करते हैं। ये हमारी यूनिट की अलग अलग मेजरमेंट है कि वो जो आइटम आपके पास जाएगी वो आपकी बॉक्स में जाएगी या आपकी माप के जाएगी या पर पीस के हिसाब से जाएगी। ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में पता लगता है। जैसे मेरे पास ये केजी में आया, कार्टून में आया, बॉक्स में आया। यहाँ पे हम पीसीएस भी कर सकते हैं कि वो पर पीस में क्या वर्क होता है। एचएसएन, ये इस लेक्चर इसके बारे में आपको एक डिफाइन लेक्चर में बताऊंगा कि एचएसएन कोड एक्चुअलिटी होता क्या है। वो मतलब ये अकाउंटिंग की टर्म है, हमारी एक्सेल की टर्म नहीं है। अब लास्ट में मेरे पास देखो ये वाले जो नंबर सिस्टम है, ये हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर देखो आपके पास ये डिफाइन हो रहा है कि ये सारा हमने जनरल को डिफाइन किया हुआ है। आइटम को भी हमने जनरल में डिफाइन किया हुआ है, एचएसएन कोड को भी हमने जनरल में डिफाइन किया हुआ है, क्वांटिटी को भी हमने जनरल में डिफाइन किया हुआ है, और यूनिट का भी हमारा जनरल में है। पर यहाँ पे जब प्राइसेस की बात आती है तो हम यहाँ पे करेंसी को डिफाइन करते हैं ताकि करेंसी हमारी वैल्यू के आगे करेंसी का सिंबल आ जाए। क्योंकि करेंसी हमारी डिफाइन करने के लिए देखो ये हमारे पास पर पीस का रेट आ गया 200 रुपीज़। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्वांटिटी का जो हमारा सेल है ये हमारा है F12। अब इसको हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के हमने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा F22 मल्टीप्लाई H22 आ गया। इसके साथ हमारी वैल्यू डिफाइन हो जाती है।
इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप को यहाँ पे कर देते हैं कि सारी वैल्यूज हमारी उस हिसाब से आ जाती है कि आपका क्या क्या मल्टीप्लाई का फंक्शन हुआ। देखो हमने 2 बॉक्स परचेज किए, 100 रुपीज़ का एक बॉक्स था, 200 चार्जेस आ गए, ये हमारी टोटल वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने सम का फार्मूला करना है। सम के फार्मूले में हमारे पास देखो टोटल कितनी क्वांटिटी हमने सेल आउट की है, उसके लिए हमें सम का फार्मूला करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू। अब जो मेरा स्टार्टिंग का सेल है, इस सेल का नंबर जो है वो मेरे पास आपको डिफाइन हो रहा है F22, ये हमारा स्टार्टिंग का सेल है। जो लास्ट वाला सेल है उसका है हमारे पास F29। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला आएगा इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू F22 कॉलन देन F29। ये हमारी ब्रैकेट जब बंद हो जाएगी तो ये हमारा सम का फार्मूला यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा फिर करके बता रहा हूँ। सम ब्रैकेट शुरू, ये हमारा स्टार्टिंग का सेल है, फिर हमारा कॉलन है, और ये हमारा लास्ट का सेल है। देन हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा कि हमारी टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। अब हमें डिफाइन करना है कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनी है। ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे फिर डिफाइन करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू स्टार्टिंग सेल कॉलन देन एंड सेल। अब मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, ये मेरा स्टार्टिंग सेल है। अगर मैं इसको ड्रैग ऐसे करता हूँ तो भी ये मेरा फार्मूला सेम फंक्शन से ओके हो जाता है। ये हमारे पास टोटल सम आ गया कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास 20 पीस का जो बिल बना वो 3786.50 अमाउंट का बना है। अब इसके बाद हर एक आइटम पे अलग अलग तरह का जीएसटी लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी का टैक्स डिफाइन किया है। टैक्स की डेफिनेशंस को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अकाउंटिंग की सेंस होती है। कंपनी हमें खुद डिफाइन करेगी कि आपको जीएसटी कितने % लगाना है। आपको अगर 12% लगाना है तो आप 12% लगाओगे, उसके मुताबिक वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको 18% लगाना तो 18% पॉइंट से वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको 28% लगाना तो 28% के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है, देखो मेरे पास सबसे पहले तो मुझे आपको ये डिफाइन करना है कि आउटपुट CGST और आउटपुट HGST क्या होता है। देखो जब आप माल को सेल करते हो तो उस समय आउटपुट CGST होती है और आउटपुट HGST होती है। अगर आप सेम स्टेट में माल को बेच रहे हो तो आपका CGST और HGST आता है। अगर आप डिफरेंट स्टेट में माल बेचते हो तो आपका IGST आता है। अब IGST, CGST और HGST को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर दूंगा। ये अकाउंटिंग की सेंस है कि मान लो इसमें क्या क्या मान लो मेन होता है कि CGST, HGST और IGST कब कब कैसे कैसे लगता है। अब मुझे टैक्स को डिफाइन करना था। टैक्स के लिए मैंने फार्मूला लगाया, इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई टैक्स रेट। अब इसके लिए मुझे फिर ब्रैकेट लगानी है और उसको डिफाइन करना है कि इसको मुझे ऑब्लिक का फंक्शन में लेके आना है। टोटल दोनों को ब्रैकेट्स में लगा के (2) कर देना है। (2) इसलिए किया है कि आधा टैक्स CGST का होता है, आधा टैक्स SGST का होता है। मतलब आधा टैक्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये टैक्स जाने के बाद हमारे पास टोटल बिल अमाउंट बनती है 48,246.72। अब देखो इसके अंदर हमारे पास पैसे 72 आ गए। अब ये हमारी पेमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो हमने अभी फार्मूला एक यूज करना है वो राउंड ऑफ का। अब राउंड ऑफ के फार्मूले को आप फिर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट शुरू। अब आपको सम की वैल्यू लगानी है, देन कॉमा लगा के 0 लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू वो राउंड ऑफ में हो जाएगी। राउंड ऑफ होने से क्या होता है कि हमारे पास अगर तो वैल्यू 0.5 से ऊपर की वैल्यू होगी तो उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी, 1 रुपये आगे ऐड हो जाएगा। अगर 0.5 से कम की होगी तो वो वैल्यू लेस हो जाएगी। ये हमारा पूरा का पूरा GST का बिल का फॉर्मेट है। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।